नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने जो पढ़ा है वो फर्स्ट यूनिट को हम लगभग पूरा कर चुके हैं, जिसमें कल हमने पढ़ लिया था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अब देखो थोड़ा सा याद करो, हमने जीन पियाजे दो जगह पढ़ा है, जीन पियाजे। और इस जीन पियाजे को हमने दो जगह पढ़ा है। एक तो हमने जीन पियाजे का बताओ देखें नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ा था क्या, और दूसरा हमने पढ़ा है संज्ञानात्मक सिद्धांत। और ये जो संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ा था इसमें हमने बताया कि जीन पियाजे ने चार अवस्थाएं बताई थी ना। चार अवस्थाओं के बारे में बात की थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था संवेदी पेशी, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये जो चार अवस्थाएं थी इनके विशेष कुछ हमने गुण देखे थे, जैसे जीवात्म कौन सी विशेषता में पाया जाता है, वस्तु संयोजन का गुण कौन सी विशेषता में पाया जाता है, और फिर हमने पढ़ा था निगमनात्मक चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन, आदर्शवादी चिंतन। तो ये सारी बातें हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। आज अपनी पहली यूनिट पूरी हो जाएगी और ये जो टॉपिक का लास्ट है इसको फटाफट अपन देखते हैं, ज्यादा इससे पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अप्लाइड प्रकार के प्रश्न आएंगे, समझना कैसे आएंगे। देखो पहले इसको अपन सीखते हैं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी एक जो बालक है उसके विकास को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है वंशानुक्रम, जिसको अपन कहते हैं जैविकीय कारक। इसके बारे में फ्रांसिस गाल्टन ने कहा था कि मानव विकास में पोषण की अपेक्षा आनुवंशिकता सर्वाधिक सशक्त कारक है। यानी अगर पोषण तो बाद में है, सबसे पहला सशक्त कारक जो है वो उसका वंशानुक्रम आनुवंशिकता है। जब गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है, गर्भ में शिशु रहता है, तो सबसे बड़ा कारक जो उसको प्रभावित करता है वो उसके वंशानुक्रम है, ठीक है ना। फिर सेकंड जो है वो है वातावरण, यानी इन्वायरमेंट। जो वंशानुक्रम के बाद में जो कुछ भी है वो सारा का सारा वातावरण है। इन्वायरमेंट का मतलब हमारे चारों तरफ का परिवेश जो है वो कैसा है, हमारा पर्यावरण कैसा है, वो भी बच्चे को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। फिर उसकी आयु जो है, क्योंकि प्रत्येक एज में बालक में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं और उन परिवर्तनों के आधार पर हमने अलग अलग अवस्थाओं का विभाजन किया था, जिसे हमने विकास की अवस्थाएं माना था। फिर हमने कहा जन्म कर्म, ये कैसे प्रभावित करेगा। जैसे किसी फैमिली का अगर पहला बच्चा है तो वो धीरे धीरे अपने आप को परिपूर्ण करता है, धीरे धीरे चीजें सीखता है। लेकिन वहीं अगर दूसरा और तीसरा जो बच्चा है वो बच्चा इस पहले की अपेक्षा अपने आप को तीव्र गति से सीखता है। जो भी जैसे नैतिकता के गुण है, सामाजिकता के गुण है, भाषा विकास है, शारीरिक कौशलों का विकास है, सबसे ज्यादा होते हैं जो पहले की अपेक्षा दूसरा और तीसरा नंबर का जो बच्चा होता है उसमें तीव्र गति से होते हैं। फिर उसकी बुद्धि है, जैसे माता पिता की बुद्धि होगी वैसे उस बच्चे में वंशानुक्रम से हमें प्राप्त होती है। और बुद्धि जो है वो उस बच्चे के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, प्रत्येक विकास के पहलू को प्रभावित करती है। लिंग, जैसे मेल है, फीमेल है, बालक बालिका है, तो बालिका जो होती है वो कुछ कारकों में तीव्र गति से अपने आप को परिपूर्ण बनाती है। खेल और व्यायाम है, यानी बच्चा कितना खेलता है, कितना व्यायाम करता है। जैसे हमने पढ़ा था, अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ये जो है, ये खेल और व्यायाम भी बच्चे को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां, मैंने शारीरिक विकास में बताया था कि एक ग्रंथि होती है पीयूष। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। और ये जो पीयूष ग्रंथि है ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि जो है इस ग्रंथि से हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर ये अधिक सक्रिय हो जाता है तो बच्चा जो है वो लंबा हो जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है। और अगर कम सक्रिय है तो बच्चा जो है वो क्या होगा, बोना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो भी बच्चे को प्रभावित करती हैं। और पोषण, न्यूट्रिशन जो है, आप कैसा पोषण देते हो बच्चे को, वो भी उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामूहिक हर प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। और
वहां कैसी एयर, हवा और प्रकाश जो है वो भी उसको प्रभावित करेगा। अगर उसको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो वो रोगों का शिकार रहेगा और धीरे धीरे वो कुंठाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चा सोचता है कि मैं तो हमेशा बीमार ही रहता हूँ। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके दिमाग में ये घटना बैठ जाएगी, ये बात बैठ जाएगी कि मैं तो बीमार ही रहता हूँ। और फिर भयंकर रोग या चोट, कोई अगर भयंकर रोग है या चोट है तो वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। और प्रजाति, यानी वो किस प्रजाति से है, वो प्रजाति भी उसको प्रभावित करती है। जैसे अफ्रीका के जो निग्रो प्रजाति के लोग हैं उनमें विकास अलग प्रकार से होता है, श्वेत लोग हैं उनमें अलग प्रकार से होता है। तो जो उसकी प्रजाति है, प्रजाति की विशेषताएं भी बाल विकास को प्रभावित करती हैं। तो इसको मैं बस आपको ये थोड़ा सा माइंड मैप रखना है कि वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, जन्म क्रम, बुद्धि, लिंग, खेल, व्यायाम, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, पोषण है, शुद्ध वायु और प्रकाश है, और भयंकर रोग और चोट, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा वो प्रजाति जो है वो भी प्रभावित करती है। तो ये आपको नोट डाउन करना है। देखो, ओके, कर लो इसको नोट डाउन, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं बालक के विकास में परिवार का क्या योगदान रहता है। देखो यहां से प्रश्न आएंगे अप्लाइड, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है या नहीं करता है। अब वो कौन से फैक्टर देंगे, ऑप्शन कैसे देंगे, वो उनमें से आपको अलग करना है। मैंने ये क्लास इसलिए आपको दी है कि आपके दिमाग में एक आउटलाइन तो बैठे ना, कि कौन कौन से प्रश्न कहां से बन सकते हैं और किस प्रकार से एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्नों की लैंग्वेज कैसी हो सकती है, हमसे क्या पूछा जा सकता है, हमारा जो टॉपिक है वो कहां तक है। वरना इसमें देखो कोई पढ़ाने वाली बातें हैं नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपका माइंड मैप हो जाए कि हाँ ये भी हमारा टॉपिक है। अब देखो, मोंटेन्सरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए इन्होंने परिवार को बचपन का घर कहा है। अब ये पूछ लें, किस मनोवैज्ञानिक ने परिवार को बचपन का घर कहा, तो किसने कहा था, मोंटेन्सरी ने। और फैमिली ऑफ चाइल्डहुड होम कहा है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला है जो बालक में उत्तम आदतों व चरित्र के विकास में योगदान देता है। उसमें अच्छी आदतों का विकास और उसका चरित्र कैसा है वो निर्धारण करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, परिवार का होता है। फिर बालक में सहयोग है, परोपकार है, स्नेह है, सहिष्णुता है, कर्तव्य पालन के आदि जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे जो गुण हैं वो परिवार से ही विकसित होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो परिवार बालकों में समायोजन तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। समायोजन और अनुकूलन कैसे करेगा, जैसे मान लो हमारा परिवार है, हमारे पिता जो हैं, पिता वो दो भाई हैं और उन दो के हम बच्चे हैं, 4 एक के हैं और 3 एक के, टोटल कितने बच्चे हो गए, 7 बच्चे। अब इन 7 बच्चे जो हैं ये एक साथ रह रहे हैं, तो मान लो किसी को कुछ टॉफी मिली, किसी को नहीं मिली, कोई फ्रूट घर पे लेके आए, मिला नहीं मिला, तो जो मिला वो तो खुश है, जो नहीं मिला वो नाखुश रहेगा। तो ये जो 7 बच्चों के साथ जो जो बच्चे 7 बच्चों में रह रहे हैं उनमें समायोजन क्षमता और अनुकूलन अधिक होगा, जबकि जो अकेला बच्चा रहता है वो चिड़चिड़ा रहता है और अपने गांव में बोला हाँ कि सिर पर चढ़ाएडो है, समझ गया ना बात ने। तो जो बच्चा ज्यादा बड़े ग्रुप में रहेगा, संयुक्त परिवार में रहेगा, तो वह बच्चा ज्यादा समायोजन क्षमता रखे, क्योंकि वह बचपन है या सीखता हुआ कि ठीक है मिल गो तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात पुण्य। यही तो कारण था कि पुराने समय में, पुराने जमाने में हमने देखा है कि बच्चे जो थे उनमें बहुत ज्यादा अनुकूलन क्षमता और समायोजन होता था। मास्टर उसको पीट लेता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज अगर पीट दें तो कोर्ट में चले जाते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कहानियां क्यों होने लगी, क्योंकि एकल परिवार हो गए, माता पिता जॉब करने लग गए, जो उनको परिवार से सीखना चाहिए था वो बच्चे सीख ही नहीं पाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं सिखाता है, पैसा जो है वो सब कुछ नहीं सिखाता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो परिवार सिखाता है और वो परिवार के पास रहते नहीं है। तो यही कारण है कि वो कुछ जो जिंदगी की जो घटनाएं हैं उनको वो सहन नहीं कर पाते, एकदम से उनको लगता है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये सारी बातें बच्चा जो है वो कहां से सीखता है, परिवार से सीखता है।
ठीक है, तो हल्का फुल्का है, इसको नोट डाउन कर लेना आराम से, ज्यादा कोई है नहीं इसमें, बस याद रखना यहां से जो भी पर्सन आपसे पूछेंगे ना, वो पर्सन सारे के सारे पर्सन अप्लाइड होंगे, है ना। बस दो बातें याद रखना कि परिवार को बचपन का घर किसने कहा था, मॉन्टेसरी ने कहा था, ठीक है ना, बस ये याद रखना। ओके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और फिर अपन देखते हैं कि बालक के विकास में विद्यालय क्या योगदान देता है, स्कूल जो है वो क्या योगदान देता है। तो देखो स्कूल, स्कूल शब्द जो है वो स्कोला से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अवकाश। क्या होता है, अवकाश होता है। लेकिन कहानी देखो, यूनान में विद्यालय खेल कूद पर बल दिया जाता था, यानी शुरू में क्या था कि विद्यालय में खेल कूद पर ध्यान दिया जाता था, और फिर धीरे धीरे ये शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित होने लगे। एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए विद्यालय का वातावरण स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर विद्यालय का वातावरण स्वस्थ नहीं है तो बच्चा वहां से कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि परिवार के बाद जिस किसी को वो रोल मॉडल मानता है, वो रोल होता है उसका गुरु, गुरुजन और वहां का वातावरण। तभी तो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि गुरु ब्रह्मा से भी बड़ा है। तो यही कारण है कि हमने कहा है कि एक स्वस्थ विद्यालय का अगर वातावरण स्वस्थ है तो वहां से एक जिम्मेदार नागरिक बाहर निकलता है, ठीक है ना। लेकिन आजकल ये जो है, ये विद्यालय भी पैसों के व्यवसाय बन गए हैं, है ना। यहाँ भी वो जिम्मेदारी भरे वो चीजें, वातावरण, वो चीजें खत्म होने लग गई हैं, है ना। अब देखो, आज के विद्यालय बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए विद्यालय को लघु समाज कहा जाता है। अब आपसे यही पूछ लें कि बालक का लघु समाज किसे कहा जाता है, परिवार, समाज, विद्यालय और खेल का मैदान। तो यहां से आपको सीखना पड़ेगा कि आज के समय में विद्यालय जो है वो सबसे ज्यादा योगदान देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लघु समाज कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया था, एकल परिवार है, बच्चा स्कूल में ज्यादा अपने दोस्तों के साथ साथ जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, इसलिए इसे लघु समाज कहा जाता है। फिर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अपन और अगला जो है वो देखते हैं। अब देखो, हमने पहला कारक पढ़ा था वंशानुक्रम, थोड़ी सी डिटेल देखते हैं वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम, जेम्स ड्रेवर क्या कहता है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशानुक्रम है। यानी माता पिता के की हाइट कैसी है, काले हैं कि गोरे हैं, कैसी उनके शरीर की बनावट है, तो वो, और उसका मानसिक जो स्तर है वो क्या है कि संतानों को मिलना ही क्या है, वंशानुक्रम। वुडवर्थ कहता है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय नहीं, वरन गर्भाधान के जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। यानी जन्म हुआ उससे पहले जो गर्भ में उसके अंदर जो कुछ है वो क्या है, वंशानुक्रम, ठीक है ना। अब आ जाओ, बी एन झा क्या कहता है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बी एन झा जो है वो ये कहता है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, कंप्लीट योग जो है वो क्या है, वंशान। कौन कहते हैं, बी एन झा कहता है। तो हमने 3 कोटेशन देखी है। हमने सबसे पहले क्या देखा है, जेम्स ड्रेवर को देखा है, फिर हमने क्या देखा है, वुडवर्थ को और बी एन झा को। तो ये तीनों कोटेशन अपने को याद रखनी है। फिर हमने कहा कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होती है, तो हमने कहा है कि मानव जो शरीर है वो कोशिकाओं का योग होता है, और शरीर का प्रारंभ जिस कोशिका या कोष से होता है उसे संयुक्त कोष जाइगोट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयुक्त कोष जाइगोट कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, नोट डाउन कर लो पहले आप इसको, फिर अपने इसमें देखते हैं कि ये जाइगोट जो संयुक्त कोष है ये क्या है। चलो इसको देखते हैं अपन, है ना। ये जो जाइगोट है, ये संयुक्त कोष जिसको हमने बोला, ये कैसे बनता है। ये जो संयुक्त कोष है, ये दो कोषों के मिलने से बनता है। एक जो कोष होता है वो क्या होता है अपना, पितृ पितृकोष, जिसको अपन बोलते हैं स्पर्म,
और एक होता है मातृकोश, जिसको अपन बोलते हैं ओवेम। अब देखो, इसमें भी कुल कितने 43 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र इसमें होते हैं और 23 जो गुणसूत्र हैं वो इसमें होते हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल जो हैं वो कितने हो गए 46 गुणसूत्र। गुणसूत्र जो हैं इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। यानी देखो, संयुक्त कोष जो जाइगोट बनता है वो पिता से 23 गुणसूत्र और माता से 23 गुणसूत्र मिलकर 46 गुणसूत्र बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं, जिनसे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और इन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं जीन्स। क्या पाए जाते हैं, जीन्स। और ये जो जीन्स हैं ये वंशानुक्रम का निर्धारण करते हैं। अब इसको समझना, इस एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संचरण करते हैं, तो क्या कौन करते हैं, जीन्स करते हैं। जीन्स से मिलकर क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम से मिलकर क्या बनते हैं, जाइगोट। ठीक है ना। अब देखो, सामान्य जो व्यक्ति है उसमें टोटल कितने गुणसूत्र होने चाहिए, 46। कितने होने चाहिए, 46। लेकिन असामान्य व्यक्ति जब है तो उसमें कितने होंगे, चलो देखते हैं। 46 जब है तो उसमें है सामान्य। अगर 45 गुणसूत्र हैं तो वो होगा टर्नर सिंड्रोम। क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम। और अगर 47 गुणसूत्र हो गए तो क्या बनेगा, डाउन सिंड्रोम। इनको याद रखना। 46 गुणसूत्र जब होंगे तो उसमें क्या होगा, सामान्य। 45 होंगे तो टर्नर और 47 होंगे तो डाउन सिंड्रोम। अब इसमें भी देखो, कई बार पूछ लिया जाता है कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कि बेटा होगा या बेटी। तो ये देखो 23 गुणसूत्र जो हैं इनको समझो। इनमें से जो 22 गुणसूत्र हैं वो दोनों में सेम होते हैं, 22। 23वां जो गुणसूत्र है, 23वां गुणसूत्र महिला जो है ना, महिला, उस महिला में होता है अक्स अक्स। और जो पुरुष है ना, उस पुरुष में होता है अक्स वाई। अब देखो, यहां से अगर मान लो अक्स निकला और यहां से अक्स निकला तो अक्स अक्स अगर बन गया तो होगी बेटी। और यहां से वाई निकला और यहां से अक्स मिल गया तो अक्स और वाई बन गए तो होगा बेटा। समझ गए क्या, कैसे लिंग का निर्धारण होता है। देखो, टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र के हैं, जिनमें से 22 समान होते हैं। 23वां जो है पुरुषों में अक्स और वाई और महिलाओं में होता है अक्स अक्स। अगर अक्स और अक्स मिल गए तो बेटी हो गई और अक्स और वाई मिले तो बेटा होगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, मनुष्य में गुणसूत्र जो वंशानुक्रम जो है उसकी प्रोसेस है ना। किसकी प्रोसेस है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया है। हमने कहा है ना कि मानव शरीर कोशिकाओं का योग होता है। शरीर का प्रारंभ जिस कोष से होता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त कोष कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट कैसे बनते हैं हमने बता दिया है कि पितृ कोष से 23 गुणसूत्र, मातृकोष से 23 गुणसूत्र, टोटल हो जाएंगे 46। और 46 गुणसूत्र मिलकर क्या करते हैं, मनुष्य का निर्माण। अब देखो, गुणसूत्र को अपन ने बताया कि क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं जीन्स, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण करते हैं। अब देखो बेटा, लिंग का निर्धारण कैसे होगा, मैंने आपको बताया है। अगर अक्स अक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो क्या होगी, बेटी, और अक्स और वाई मिलते हैं तो क्या होगा, बेटा। फिर हमने कहा अगर 45 गुणसूत्र रह गए तो टर्नर सिंड्रोम होगा और 47 होगा तो डाउन सिंड्रोम होगा। ये डिसेबिलिटी है भाई। कई बार अपन बोलते हैं ना कि ये बच्चा ऐसा क्यों हो गया, ये असामान्य अवस्था है, असामान्य अवस्था है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है यहां से, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करना।
इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। फिर अपने इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, समझते जाना फटाफट, ज्यादा लिखना भी नहीं है। समानता का नियम है, क्या कहता है, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, समानता का नियम। जैसे मानव के मानव जन्म लेता है, पशु के पशु जन्म लेता है, आम के आम लगता है, तो समान समान वंशानुक्रम जो उस पीढ़ी के गुण है वो ही आगे जाते हैं। समानता का नियम दिया था सोरेनसन ने, ठीक है। फिर विभिन्नता का जो नियम दिया था वो दिया था लेमार्क ने, वह डार्विन ने। और इन्होंने कहा था कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता से अलग होते हैं कुछ कारकों में। जय मान लो कई बार अपन देखा कि माता पिता बढ़िया स्वरूप हो और कई का एक कालो टाबर जाम जा, है ना, तो वो एकदम उन्हें अलग हो जाओ, भिन्न हो है। न्यू को कहा गया तेरा माँ बाप तो यहाँ का को नहीं, हाँ तू यहाँ को सूख लो कह गेल गयो, मतलब विभिन्नता। कई बार अपन कहा कि माता पिता तो सुगला और टाबरी सुश्रूप हो जाए, तो वो क्या है, विभिन्नता है, चेंज, विभिन्नता। बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत दिया था बीजमैन ने। किसने दिया था? बीजमैन ने। और इन्होंने कहा था कि जो पीढ़ियां हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बीज कोषों से आपके गुणों का संचरण होता है। और इन्होंने ये कहा था कि जो आप बाहर से जो कुछ भी सीखते हो, जैसे मैंने पढ़ाना सीख रखा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरे जो बच्चे होंगे वो सभी शिक्षक ही बनेंगे। यानी कि मेरी मेरी हेरिडिटी जो है, मेरे जो गुण हैं वो मेरी पीढ़ियों से संचारित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा था कि जो बीज कोश है वो निरंतर चलता रहता है। किसने कहा? बीजमैन ने। फिर अर्जित या उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। और इन्होंने कहा था कि जो जो हम बाहर से गुण अर्जित करते हैं वो आगे की पीढ़ियों में भी चले जाते हैं। अब देखो दो बातें यहां समझना, कंफ्यूज रहोगे। बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत दिया था बीजमैन ने, और इन्होंने प्रयोग किया था चूहों पर। चूहों पर इन्होंने बार बार चूहों की पूंछ काट दी, बार बार चूहों की पूंछ काटी, लेकिन उन चूहों से जो बच्चे पैदा हुए वो पूंछ वाले चूहे थे। तो इन्होंने कहा अगर मैं बार बार पूंछ काट रहा हूं, अगर ऐसे अर्जित गुण होते तो अब जो बच्चे पैदा होते वो बिना पूंछ के होते, लेकिन सबके पूंछ आ रही है। इसका मतलब पीढ़ियों से जो गुण चले आ रहे हैं वो गुण आगे की पीढ़ियों में जाते हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो इन्होंने कहा था बीजमैन। लेकिन अर्जित और उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत लेमार्क ने दिया। इन्होंने वही जिराफ वाली बात कही। इन्होंने कहा कि जिराफ जो था वो उसकी गर्दन जो थी पहले छोटी थी, लेकिन धीरे 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 वातावरण में जो उसको वातावरण ने उसको ऐसा किया कि उसकी गर्दन बढ़ती गई और आने वाली पीढ़ियों में वो गुण संचरित होने लग गए। अब ये दोनों अपोजिट है। बीजमैन कहता है कि जो आपने सीखा वो आगे की पीढ़ियों में नहीं जाएगा, जबकि लेमार्क कहता है कि जो आपने कुछ सीखा है वो आगे की पीढ़ियों में जाएगा। अब आप डिसाइड करो। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहीं से डांस करना सीख लिया, कोई जरूरी थोड़ी है कि आगे वाली पीढ़ियां जो आएंगी वो बच्चे जो हैं वो डांस ही सीखेंगे, है ना। तो ये दोनों सिद्धांत हैं एक दूसरे के विपरीत। फिर देखो आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था मेंडल ने। इसको वर्ण संकर सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने कहा था कि जो पीढ़ियां जो हैं दर पीढ़ी जो है वो अपनी मूल पीढ़ी की ओर संक्रमण करती हैं, है ना। इन्होंने वो मटर के दाने खूब पढ़े। आनुवांशिकता का जनक भी तो मेंडल को ही कहते हैं। तो ये आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था गाल्टन ने। और इन्होंने कहा था कि जो आपकी हेरिडिटी के गुण हैं वही आगे की पीढ़ियों में बढ़ते हैं। और विकासवादी सिद्धांत जो है ये सिद्धांत ये दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने। और डाल्टन ने बताया था कि वातावरण से जो कुछ आप सीखते हो, जो विकास आपने किया है वो आने वाली पीढ़ियों में भी संचारित होता है। और प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है ये कहता है कि विपरीत गुण आ जाते हैं, एकदम से अपोजिट गुण आ जाते हैं।
जैसे कई बार अपन देखते हैं कि माता पिता बड़े बड़े सामाजिक व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। माता पिता अच्छे होते हैं, अच्छे सामाजिक होते हैं, नैतिक मूल्यों को मानने वाले होते हैं, लेकिन उनके जो बच्चा जो होता है, बच्चे जो होते हैं वो एकदम से उनसे विपरीत विचारधारा वाले पैदा हो जाते हैं, तो उसको अपन क्या करते हैं, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। कई बार अपन बोलना है कि माता पिता जो हैं पूर्णतः विपरीत हो जाए, एकदम है विपरीत, चाहे मान लो हल्का फुल्का जो चेंज होगा वो तो भिन्नता का नियम है, लेकिन पूर्णतः जो पीढ़ी है उससे विपरीत हो जाना क्या कहलाता है, प्रत्यागमन का नियम। ठीक है। अब देखो, बालक का जो विकास है वो वातावरण और वंश परंपरा दोनों का फल है, न कि एक का। ठीक है ना, यानी वातावरण भी मिलेगा और वंशानुक्रम, तब जाकर बालक का विकास होगा। अब देखो, इसको सीधी सी बात है, मान लो हमने खेत में बीज बोया। अब अगर हम केवल खेत में बीज डालकर आ गए तो क्या वो बीज पौधा बनेगा? बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कारण उसको सही उर्वरक भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, तभी जाके वो पेड़ या पौधा बनेगा। और अगर मान लो केवल हमने खाद डाल दी, केवल पानी डाल दिया, तो क्या बिना बीज डाले वो पौधा बन पाएगा? नहीं बनेगा। अगर ऐसे ही पौधा बने तो पैकेट के अंदर भी वो पौधा बन सकता है। इसका मतलब उपयुक्त दशाएं मिलने पर ही पेड़ या पौधा या मनुष्य है उसका विकास होता है। और वो दशाएं कहां से मिलती हैं? वातावरण से। समझ गए ना? तो ये सिद्धांत दिए थे वंशानुक्रम के, समानता का, विभिन्नता का, बीज कोषों की निरंतरता का, अर्जित या उपार्जित गुणों के संचरण का, आनुवंशिकता का, जीव सांख्यिकी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो सिद्धांत है अगला, बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, कैसे कैसे प्रभाव रहेगा? शारीरिक गठन और बनावट पर उसका प्रभाव रहता है, व्यवसायिक योग्यता पर उसका प्रभाव रहता है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर भी उस पर प्रभाव रहता है, स्वभाव पर भी प्रभाव रहता है, लिंग भेद पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव और प्रजाति पर प्रभाव। अब इसमें मैं शायद मैं कुछ बता नहीं, आपको सब पता है कि जैसे मान लो माता पिता जो हैं वो हाइट में कम है, कमजोर हैं, तो बच्चा भी कमजोर ही होगा। यानी शारीरिक गठन और बनावट माता पिता से निर्धारित, पीढ़ियों से निर्धारित होती है। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, जैसे मान लो माता पिता अगर कृषक हैं तो स्वाभाविक सी बात है उन बच्चों पर उस व्यवसाय का प्रभाव रहेगा। और समाज में उनका प्रभाव कैसा है वो भी बच्चों को निर्धारित करता है। उसका व्यक्तित्व, घर पे अगर उनको कैसा व्यक्तित्व मिल रहा है वो भी उनको प्रभावित करता है। तो ये सारे प्रभाव क्या है? वंशानुक्रम के हैं। फिर वातावरण क्या है? वातावरण कहता है रोष, कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। यानी रोष कहता है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। और बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड कहता है कि जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है। अभी अभी बता के आया था मैं जीन्स, तो जीन्स के अलावा जो भी कोई कारक है वो क्या है? वातावरण। ये बात कौन कहता है? बोरिंग, लेग फील्ड और वेल्ड कहता है। बोरिंग, लेग फील्ड और वेल्ड कहता है ये बात। ठीक है ना? तो इसको आप नोट डाउन कर लो। ज्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं, बस मैंने आपको ये टॉपिक छूट नहीं जाए इसलिए बताया है ना? अब देखो, वातावरण के प्रकार, दो प्रकार होते हैं। एक होता है आंतरिक वातावरण, एक कैसा वातावरण होता है? आंतरिक वातावरण। ये जो आंतरिक वातावरण है ये जब तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है उसको अपन कहते हैं आंतरिक वातावरण। और एक होता है बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण, बच्चे का जब जन्म होता है जिस परिवेश में वो आता है उसे अपन कहते हैं बाह्य वातावरण। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सामाजिक, सामाजिक वातावरण, और एक अपना होता है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण में हवा पानी है, हवा पानी जो भी हमारा इन्वायरमेंट है वो है। और सामाजिक वातावरण में हमारी प्रथाएं हैं, हमारी संस्कृति है, वो सारी चीजें सामाजिक वातावरण में आती है। ठीक है ना? अब देखो, बालक पर वातावरण का क्या क्या प्रभाव रहता है वो भी अपन देखते हैं।
शारीरिक अंतर पर प्रभाव रहता है, मानसिक विकास पर प्रभाव रहता है, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव रहता है, बुद्धि पर प्रभाव रहता है, बालक पर बहुमुखी प्रभाव रहता है। अब देखो, बाल शारीरिक अंतर पर प्रभाव, जैसे पहाड़ी जो बालक होगा, पहाड़ों पर रहने वाला जो बालक होगा, उसका शरीर छोटा होगा लेकिन मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट उसको अलग प्रकार का शरीर गठन या शरीर की संरचना देती है, जबकि जबकि मैदानों में रहने वाले जो लोग हैं वो हष्ट पुष्ट होते हैं और हाइट पूरी होती है। तभी तो हमने देखा है हरियाणा और पंजाब के जो लोग हैं वो मैदानी क्षेत्रों के लोग हैं, और उनका जो शरीर का गठन है, देखो आप, खिलाड़ी सबसे ज्यादा हरियाणा में, यही तो कारण है। और जो मरुस्थल के लोग होते हैं वो आलसी होते हैं, है ना। मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे मान लो जापान के लोग जो हैं वहां बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती, तो जो लोग हैं वो मानसिक रूप से मजबूत हैं उस प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए। तो वातावरण जो है वो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। प्रजाति की श्रेष्ठता का भी प्रभाव होता है, जैसे मान लो श्वेत लोग हैं, उनकी उनकी प्रजाति है उसका प्रभाव अलग होता है, और जो निग्रो काले लोग हैं उनका प्रभाव अलग होता है। बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और बालक का बहुमुखी विकास होता है, यानी कि बालक जिस वातावरण में रहता है वो वातावरण अगर उसके अनुकूल है तो बालक बहुमुखी विकास करता है, हर क्षेत्र में विकास करता है, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे सांवेगिक हो, चाहे भाषाई विकास हो, चाहे वो आप नैतिक विकास हो, चाहे क्रियात्मक कौशलों का विकास हो, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव वातावरण का पड़ता है। बच्चे ने डांस करना सीखा, आपने कहा नहीं 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 सीखना है, क्या सीख रहा है, हमारा काम है क्या नाचने का, तो वो बच्चा जो उसका जो क्षेत्र था उसने वो जो रुचि थी उसको छोड़ दिया। तो हर क्षेत्र में क्या प्रभाव रहता है इस वातावरण का। वुडवर्थ कहता है कि वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान अधिक है, अतः व्यक्ति इन दोनों तत्वों का गुणनफल है, योगफल नहीं। यानी वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, योगफल नहीं। कौन? जीव। ठीक है। और फिर क्रो एंड क्रो कहता है कि 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि 20वीं शताब्दी में बालकों के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुए थे, तब क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालकों की शताब्दी है। ये बात किसने कही? क्रो एंड क्रो ने। और इसी के साथ अपनी जो पहली यूनिट है, नोट डाउन कर लो पहले तो इसको। अब देखो हमारी जो पहली यूनिट है बाल विकास, बाल विकास की जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, वो पूरी हो चुकी है, पूरी हो गई है भाई। फर्स्ट यूनिट हमारी पूरी हो गई है। फिर भी आपको लगे कि कहीं कोई कमी रह गई, या आपको लगे कि ये वाला पार्ट सर आपने छोड़ दिया या यहां से आपने नहीं पढ़ाया, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये पार्ट रह गया। ठीक है। तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है। कल इसके अपन मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेकर आएंगे और वो आपको डेली मैं करवाऊंगा। तो तैयार हो जाओ, पहली यूनिट को रिवाइज कर लो कंप्लीट। जो पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न है पहले तो वो करेंगे, और फिर बाद में इस यूनिट से मुझे जो लगेगा कि इस एग्जाम में जो प्रश्न आना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो अपने इस यूनिट में करने वाले हैं। ठीक है। तो कल अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, तब तक के तैयार हो जाइए और अपना जो रिवीजन है उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। जय हिंद दोस्तों।